हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में जिस महानायक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका अलग ही एक वर्चस्व रहा है मिडिवल इंडिया में। मध्यकालीन भारत की जो इतिहास में अकबर का नाम जो है एक अलग ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उसके कई कारण हैं, वो आप अभी आज इस लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हुमायूं जो है वो शेर शाह सूरी के सामने गलतियां करता रहता है और फिर शेर शाह सूरी अपना जो एम्पायर स्टैब्लिश करता है 1540 में। 1545 तक सुर डायनेस्टी रहती है और फिर जब शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है उसके बाद के रूलर्स बहुत वीक होते हैं। ये एडवांटेज होता है हुमायूं को और हुमायूं फिर बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में दिल्ली और आगरा को दोबारा कैप्चर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद गद्दी पे बैठता है अकबर। अकबर जो है वो हुमायूं का सबसे बड़ा लड़का था। ठीक है, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आदमी के लिए कि उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, उसका सपोर्ट कैसा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखिए अकबर की कहानी अगर देखें तो अकबर फादर हुमायूं, अब देखिए बाप जो था वो एक रोमांटिक कैरेक्टर था, ये मैंने आपको बताया था, रोमांटिक कैरेक्टर। लेकिन इसके फादर की एक अच्छी बात यह थी कि ये ज़मीन पे गिर गया था लेकिन फिर इसने अपने आप को दोबारा स्टैब्लिश किया। दिस वॉज अ थिंग विच शुड बी अप्रिशिएटेड। इसने बहुत गलतियां करी थी, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में ये वापस दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई भी कर लेता है। अप्रिसिएशन। दूसरा पॉइंट, फादर हुमायूं, मदर शी वॉज द डॉटर ऑफ अ सूफी सेंट हमीदा बानो। इन दोनों के अलावा इसके पास 3 लोग और थे जो इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला, मुल्ला पीर मोहम्मद, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। देखिए ये आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये ना पूछे, लेकिन ये आप लिख के देखिएगा, इस नाम को आप सर्च करिएगा गूगल पे, मुल्ला पीर मोहम्मद। ठीक है, दूसरा जो आदमी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट था वो था बैराम खान। अब बैराम खान जो है ये हुमायूं का दोस्त था और हुमायूं और बैराम खान की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। ठीक है, अकबर का बैराम खान से अफेक्शन बहुत अलग था। बैराम खान ने इसको पाल पोस के आगे पूरा योद्धा बनाया। और अकबर के साथ एक तीसरा इंसान और था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था अब्दुल लतीफ़। इस इंसान ने अकबर को सुल्ले कुल, यूनिवर्सल पीस सिखाया। अब्दुल लतीफ़ ने उसको कुरान एक्चुअली पढ़ के बताया था, कुरान पढ़ाया था और फिर उसने अकबर को सुल्ले कुल इसको बोलते थे यूनिवर्सल पीस, ये उसने अकबर को सिखाया। समझ में आया? अब देखिए यही एक रीज़न है, यूनिवर्सल पीस अकबर ने सीखा था, यही अकबर को डिफरेंशिएट करता है पहले के राजाओं से। अकबर एक बहुत सेक्युलर इंसान था। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं था कि हम मुस्लिम हैं, मुसलमान वालों टाइप की फीलिंग, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं था वो। यही उसको अलग कर देगा आगे, अभी आप देखेंगे। ठीक है, अब्दुल लतीफ़। तो आप जरा अकबर देखिए किन लोगों से घिरा हुआ है। सी अकबर, और नाना कौन था इसका? नाना बाबर की कहानियां वो सुनता था, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नंबर 1। नंबर 2 हिज फादर हुमायूं। नंबर 3 हिज मदर हमीदा बेगम। नाना ऑफ अकबर वॉज अ सूफी सेंट, हमीदा बानो वॉज द डॉटर ऑफ अ सूफी सेंट। मुल्ला पीर मोहम्मद, बैराम खान और अब्दुल लतीफ़। देखिए किन लोगों से ये घिरा हुआ था। तो जब आदमी इस तरह के लोगों के साथ होता है तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होती है। ये किसी के साथ भी अप्लाई होता है, आपके, मेरे साथ, सबके साथ। आपका पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर डिफाइंस कि आपके सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। अकबर के साथ ये कहानी थी।
अब अकबर ने अब्दुल लतीफ़ से पूछा कि क्या हमको अपना रिलीजन आगे बढ़ाना चाहिए। अब्दुल लतीफ़ ने कहा बिल्कुल बढ़ाओ, बट यू शुड बिकम अ पर्सनालिटी जो लोग आपको फॉलो करें। यू शुड बिकम आइडल फॉर मैनी पीपल। ये चीज उसने बोला, ठीक है। तो अकबर जो है वो 13 साल के आसपास था जब उसके फादर की डेथ हुई। हुमायूं वो सीढ़ी से गिर जाता है, पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया। वो अपने लाइब्रेरी की बैठा होता है और अजान होती है, नमाज के लिए जा रहा होता है और उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है एंड ही डाइज। तो अकबर 13 साल के आसपास होता है और जब अकबर इसके फादर की डेथ हुई थी तो अकबर वॉज विद बैराम खान इन पंजाब एंड ही वॉज चेजिंग सिकंदर सुर डायनेस्टी का रूलर। तो बैराम खान और अकबर देवर इन पंजाब, देवर चेजिंग सिकंदर सुर, और उसी समय जो है अकबर के फादर हुमायूं की डेथ होती है, ठीक है। और दूसरी साइड हेमचंद्र, हेमू या हेमचंद्र, इंपॉर्टेंट, हेमचंद्र नाम था उसका। हेमचंद्र ने जब बैराम खान और अकबर के साथ जब ये पंजाब में थे, सिकंदर सुर को जो चेस कर रहे थे, तो उस समय हेमचंद्र आया। हेमचंद्र जो है इसने जो है दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। हेमचंद्र ने ऑक्यूपाई कर लिया एंड ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। हेमचंद्र फॉट 22 बैटल्स, 22 बैटल्स, और एक भी लड़ाई उसने नहीं हारी थी। अब देख रहे हो हेमू को कितना इंपॉर्टेंट है। इसका हेमचंद्र नाम था, इसको हेमू बोलते थे, ठीक है। अब इस सिनारियो में जब हेमू के ये एडवांसेस थे कि वो 25 लड़ाइयां लड़ चुका है और एक भी नहीं हारा है, तो फिर मुगल में एक रूलर था। रूलर क्या था, उनकी आर्मी में एक आदमी था और उसका नाम था, हिज नेम वॉज तारदी बेग। अब तारदी बेग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फिर से ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। तारदी बेग अब ये समझाना शुरू करता है कि भैया वापस लौट चलते हैं काबुल। हेमू 22 लड़ाइयां जीता है और एक भी नहीं हारा है, हम लोग भी हार जाएंगे। इस बात पे बैराम खान तारदी बेग को मार देता है। देखिए, इस तरह के लोग आपको जीवन में मिलते रहेंगे जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। दे विल कीप डिमोटिवेटिंग यू। अरे नहीं होगा तुमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छोड़ दो। आपसे कोई एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, 6वीं 7वीं बार को आपको लगने लगता है, यू स्टार्ट फीलिंग डिमोरलाइज्ड। यू शुड कीप दीज पीपल अवे फ्रॉम योर लाइफ। ऐसे लोग सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेंगे। तारदी बेग वॉज वन सच, पहले ही डिमोटिवेट करने लग गया। बैराम खान ने कहा अरे यार इसको साइड हटाओ, और बैराम खान ने तारदी बेग को मार दिया। बैराम खान आगे बढ़ा अकबर के साथ, और जब आगे बढ़ा तो फिर सामने था हेमू, और फिर हेमू ने कर दी कुछ गलतियां। हेमू बेसिकली इसकी 2 मिस्टेक्स थी, 2 मिस्टेक्स ऑफ हेमू। क्या क्या मिस्टेक थी इसकी? पहली मिस्टेक इसकी यह थी कि हेमू ने अपना तोपखाना, अपनी आर्टिलरीज को आगे भेज दिया था, बैटल में आगे भेज दिया। क्या जरूरत थी आगे भेजने की? तोपखाने अपने साथ चलने चाहिए। इट्स अ बैकबोन ऑफ द आर्मी, इट्स अ स्पाइन। बैराम खान ने जब आर्टिलरी देखी कि अरे आर्टिलरी तो आगे आ रही है, आर्मी पीछे है, उसने उसके तोपखाने ही चुरा लिए, तोपखानों को कैद कर लिया, पकड़ लिया। और जब बैराम खान ने ऐसा किया तो ये हेमू के लिए बहुत बड़ा उसके लिए एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर था कि भैया हमारी तोपखाने तो चले गए, हमला किससे करेंगे। लेकिन फिर भी हेमू जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 लड़ने के लिए आता है। पहली गलती समझ में आ गई इसकी। फर्स्ट, आर्टिलरीज, इसको वो आगे भेज देता है, ठीक है। और दूसरी गलती उसकी ये थी कि वो हाथी पे बैठ के लड़ाई लड़ रहा था। अब आप हाथी पे बैठोगे, अगर यू आर सिटिंग ऑन एन एलिफेंट, तो आप सबको दिख रहे हो। एक वॉरियर को छुप के लड़ना पड़ता है। आप मेन हो, जब आप चेस खेलते हो तो राजा को आप खोल के नहीं चलाते हो एकदम,
राजा के लिए आप चाल चलते हो कि राजा बंधा रहे हमारा, और आर्मी से कहते हो लड़ो। यहां पर हेमू हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, बैराम खान ने मारा तीर उसकी आंख में लगा जाके, और हेमू जो है नीचे गिर गया और हेमू मर जाता है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैराम खान या अकबर, अकबर अंडर बैराम खान वर्सेस हेमचंद्र और हेमू इन 1556, इन विच अकबर वन दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, दो मिस्टेक समझ में आई हेमू की। तो सेकेंड मिस्टेक क्या हो गई? फाइटिंग ऑन एलिफेंट। ठीक है, तो इन दोनों का जो नतीजा निकल के आया वो आया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, अकबर अंडर बैराम खान वर्सेस हेमू, और इस लड़ाई में अकबर जीत जाता है और हेमू लॉस्ट दी वॉर। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। इस तरह से अकबर जो है वो 1556 में हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठ जाता है, और बैराम खान जो है वो उसका केयर टेकर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब आप देखेंगे कि 1398 से लेकर 1556 ये जो फेज है इंडिया का, 1398 क्यों? तैमूर का इन्वेजन हुआ था, आपको याद आया है अगर, तैमूर ही इन्वेड्स इंडिया, और फिर 1556 तक। इसके बाद जो इस बीच में जो डायनेस्टीज थी, इफ यू रिमेंबर, सैयद डायनेस्टी, तैमूर आता है, फिर हमला करता है और खिज़र खान के साथ हमला करता है, खिज़र खान को छोड़ जाता है एज अ नॉमिनी, रिमेंबर द स्टोरी। ठीक है, तो सैयद आते हैं, फिर लोधीज आते हैं, तो ये लोग इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होते हैं। 1556 में फिर उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा जो है इंडिया में एक बड़े ही शासक का जन्म होता है, वो था अकबर। बेसिकली अकबर को रियल फाउंडर बोलते हैं मुगल एम्पायर का। अगर आप देखोगे इन बुक्स यू विल फाइंड दिस, ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर 1556। ठीक है, तो अब जब इस सिनारियो में आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर यहां पर फिर बैठ चुका है, मुगल एम्पायर, तो अब मुगल एम्पायर के सामने जो है वो दो चुनौतियां थी। अब देखिए, मुगल्स ये फॉरेनर्स हैं, ये बाहर से आए हुए लोग थे, तो उनको कुछ हिंदुस्तान के बारे में पता नहीं है। जब कोई इंसान बाहर से आता है किसी शहर में या किसी देश में जाता है तो उसको वहाँ के बारे में पता नहीं होता है, तो कौन मदद करता है? लोकल्स करते हैं कि नहीं करते हैं? अब अगर आप लोकल लोगों से लड़ाई कर बैठोगे तो आपका एग्जिस्टेंस कितना मुश्किल हो जाएगा उस जगह पे, उस नई जगह पे, है कि नहीं? वही यहाँ पर हुआ। अकबर को ग्रेट इसलिए बोला गया कि जब वो हिंदुस्तान आया, जब वो गद्दी पे बैठता है तो उसको पता है कि वो एक बाहरी आदमी है, ही इज़ अ फॉरेनर, तो उसने लोकल के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दी। और यहीं से आता है इंपॉर्टेंट राजपूत पॉलिसी। उसने राजपूत से सबसे पहले दोस्ती करी, और दूसरी तरफ उसने जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनसे दोस्ती कर ली। तो जब मुगल एम्पायर आया तो इनके सामने दो चुनौतियां थी। पहला था इनके सामने राजपूत्स, और दूसरी तरफ थे इनके पास मुस्लिम्स, बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, ये दोनों लोग जो है ये चुनौती थे अकबर के लिए, मुगल एम्पायर के लिए। अब ऐसा नहीं था कि ये मुस्लिम्स हैं तो हाँ भाईजान भाईजान करके आप इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुगल एम्पायर आया तो उसको दोस्ती करनी पड़ी, जैसे उन्होंने राजपूत के साथ करी थी। ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था कि अरे इंडियन मुस्लिम है इनको जाने दो, या फिर इनको हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। सेम प्रोसीजर जो राजपूत के साथ बी फ्रेंडेड किया वैसे ही इनके साथ किया। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? अब क्या हुआ 1556 में, 1556 अकबर के साथ, अब अकबर जो है उसके बेसिकली गाइड करने के लिए दो लोग थे। एक तो अकबर के पास था बैराम खान। बैराम खान जो है ये हुमायूं का, मैंने आपको बताया, दोस्त था, और इसका अकबर से अफेक्शन बहुत ज़्यादा था बैराम खान। और ये
इसके लिए एक तरह का केयर टेकर था अकबर के लिए, सारा देखभाल अकबर की यही कर रहा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बैराम खान ने लड़ी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो था वो था पेटीकोट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पेटीकोट गवर्नमेंट जो है ये 1560 से लेकर 1562 तक चलती रही। क्या था ये पेटीकोट गवर्नमेंट? पेटीकोट गवर्नमेंट में वो लोग थे जैसे उसकी मदर या और लेडीज घर की जो थी, जो उसको गाइड करती थी बार बार, ठीक है। तो अब राजा को, अकबर दोनों ही लोग अकबर को गाइड करना चाहते थे। बैराम खान भी चाहता था गाइड करना और पेटीकोट गवर्नमेंट भी चाहती थी इसको गाइड करना, दोनों ही राजा को चलाना चाहते थे। तो पेटीकोट गवर्नमेंट स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग दैट बैराम खान इज इंक्रीजिंग हिज पावर, बैराम खान इज एक्सपैंडिंग एंड इट माइट बी एनी डे दैट बैराम खान विल डिसीव अकबर। तो इस पेटीकोट गवर्नमेंट ने ही बोला कि बैराम खान जो है कभी भी धोखा दे सकता है। बट सोचने वाली बात थी, क्या ऐसा हो सकता था? अरे वो 13 साल का था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ रहा था, वो चाहता तो कभी भी मार सकता था अकबर को, लड़का था अकबर उस समय तक, लेकिन बैराम खान ने कभी नहीं किया। तो ये जब इस तरह की जो प्रोपेगेंडा किया पेटीकोट गवर्नमेंट ने कि बैराम खान तुमको कभी भी धोखा दे सकता है, उसकी पावर, उसकी नजरें बढ़ रही है गद्दी की तरफ, तो अकबर के कान खड़े हो गए। अकबर निकला 1560 में, पहुंचा, उसने कहा कि बुलाओ बैराम खान को बुलाया। और देन ही गिव्स बैराम खान को फिर उसने 2 ऑप्शंस दिए, ईदर यू रिटायर फ्रॉम द आर्मी और यू गो टू मक्का। तो बैराम खान ने उससे कहा कि ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम सब संभाल सकते हो सारा अपना एम्पायर को, तो मैं फिर मक्का ही चला जाता हूँ। अब जितने जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन होते हैं। जब बैराम खान मक्का को जा रहा था तो उस रास्ते में उसकी हत्या हो जाती है। और 1560 में 1560 अकबर जो है वो हिंदुस्तान का एम्परर, फुल्ली ज़्यादा इंडिया का एम्परर तो था ही, वो पूरी तरह उसने अपनी सारी पावर्स अपने अंडर ले ली। अब बैराम खान चैप्टर इज ओवर। 1560 में ही सिट्स ऑन दी थ्रोन विथ फुल पावर्स। और फिर 1560 से लेकर 1605 तक की जो कहानी में आपको यहाँ से चलेगी अकबर की, और मैं आपको सुनाऊंगा, इस कहानी में बीच में एक बहुत बेसिक चीज़ ये थी कि अकबर को ये समझ में आ गया था कि रिलीजन और कल्चर 2 अलग अलग चीज़ हैं, और यही अकबर को एकदम चरम पे ले गया। इसी वजह से अकबर द ग्रेट कहलाने लगा। देखिए, रिलीजन हो सकता है, मैं रिलीजन, आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फेथ, आई बिलोंग टू अ हिंदू फेथ, लेकिन मेरा कल्चर अलग हो सकता है। आई माइट बी लिविंग इन अमेरिका, आई माइट बी हिंदू, I might be living in America, but I might be a Hindu, ठीक है ना। तो मेरा फेथ हिंदुज़म है लेकिन कल्चर अमेरिकन होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम अब इसके आगे पढ़ेंगे जब हम अकबर की राजपूत पॉलिसी देखेंगे, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। अगले स्लाइड से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकबर 1560 में गद्दी पे बैठ चुका है पूरी पावर्स के साथ, और जब अकबर बैठता है गद्दी पे तो उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, वो हमको देखना है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, कहानी की तरह सुन लेंगे ना तो आपको याद रह जाएगा ये। चलिए देखिए, पहली चीज़, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ओनली दी पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो अकबर ने स्टेप लिया बहुत इंपॉर्टेंट था, वो है राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर को पता था कि वो एक फॉरेनर है, भाई वो मुगल थे, तो उसको ये समझ में आ गया था, इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि उसको ये बात समझ में आ गई थी कि हमको यहाँ के लोगों से मिलकर रहना पड़ेगा। ये अभी तक आप देखेंगे किसी भी शासक ने नहीं किया। हुमायूं ने भी, जब कर्णावती ने उसको ऑफर किया था तो हुमायूं ने भी उसको ठुकरा दिया था, वो आ गया था मुल्लाओं की बात में। अकबर इन चीज़ों में नहीं आया। पहला स्टेप था राजपूत पॉलिसी। जब उसने राजपूत पॉलिसी बनाई तो राजपूत पॉलिसी के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
नंबर 1, पहला था ऑप्शनल मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं था, ये ऑप्शनल था, जरूरी नहीं था कि इसमें आप करिए। तो क्या हो रहा था ये सुनिए। अब अकबर ने जो बेटियां थी राजपूत की, उनकी शादी मुसलमान लड़कों से करवाई। समझिएगा, जो राजपूत बेटियां थीं उनकी शादी अकबर ने मुस्लिम लड़कों से करवाई, ठीक है। लेकिन अकबर यह भी चाहता था कि मुस्लिम लड़कियों की शादी राजपूत लड़कों से हो, बट एक कल्चर है राजपूत का, और कल्चर यह है कि राजपूत अगर अपनी जहां बेटी दे देता है तो वहां से बेटी फिर लेता नहीं है। समझ में आया? पहला, फर्स्ट वॉज मैरिज अलायंस। तो जो पहली मैरिज हुई इसके अंदर वो थी हरखाबाई विद अकबर। ये पहली मैरिज जो है इसमें हुई। अब ये लोग थे कच्छ के, कछवाहा फैमिली थी ये, ठीक है। अकबर की शादी हो गई हर्राखा भाई से। अब जो ये कच्छ के लोग थे, कच्छ की फैमिली वाले थे, ये जो है छोड़ने जा रहे थे। अच्छा, पहले मैं आपको दूसरी बता दूं, फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। दूसरा जो पॉलिसी था वो था ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमस स्टेट। राजपूत को ऑटोनॉमस स्टेट बोला कि आप लोग ऑटोनॉमस हैं, अपना स्टेट अपनी तरह चलाइए, लेकिन उनको बीफ्रेंड किए हुए है वो। अकबर ने राजपूत को अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन राजपूत की जो स्टेट थी उनको ऑटोनॉमस कर दिया। आप देख रहे हैं क्या क्या तरीका है उसका, लोगों को जोड़े भी है और कहाँ आप आज़ाद भी हैं, अपना स्टेट अपनी तरह चलाइए आप। अब ये कहानी सुनिए। तो जब इसकी शादी हो गई कछवाहा फैमिली से, कछवाहा फैमिली की बेटी हरखा भाई से, तो ये लोग इसको छोड़ने जा रहे थे, बेटी को छोड़ने जा रहे थे ससुराल। जब जा रहे थे रास्ते में एक हाथी जो है वो अटैक कर देता है, और हाथी जो है वो अकबर की तरफ बढ़ने लगता है। जब अकबर की तरफ हाथी बढ़ने लगता है तो कछवाहा फैमिली के जो राजपूत होते हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं हाथी के। अकबर इस चीज़ से बहुत इंप्रेस हो जाता है कि यार क्या लोग हैं, जान देने को तैयार है मेरे लिए। तो अकबर पूछता है बीरबल से, यार क्या चाहिए इनको, कैसे लोग हैं ये, क्या चाहिए इनको? तो बीरबल ने कहा, सर इनको 2 चीज़ें चाहिए। पहला सम्मान। तो अकबर ने कहा दे दो। अकबर सेड गिव देम सम्मान, और उनको टाइटल भी दो राणा का। इसलिए आप देखोगे राजपूत रूलर्स के आगे राणा लगा होता है, टाइटल गिवन बाय अकबर। फिर बीरबल ने पूछा दूसरा क्या चाहिए इनको? उन्होंने कहा दूसरा चाहिए इनको लड़ाई, ये है योद्धा क्लास, इनको लड़ाई चाहिए। तो अकबर ने कहा ठीक है ले आओ, बहुत अच्छा, अपॉइंट करो, पोस्टिंग दो उनको अफगानिस्तान में, लड़े वहाँ बैठकर। अब अफगानी भी योद्धा, अफगानी भी लड़ाकू रेस, राजपूत भी लड़ाकू रेस, दोनों लड़ रहे हैं वहाँ पर। और अकबर बैठ के आराम से ही इज एंजॉइंग द डांस ऑफ अनारकली। ये होता है रूलर। देखिए, आप जब रूलर को किसी भी, आप हिस्ट्री में किसी भी रूलर को पढ़ें तो उसको इस नज़रिए से मत पढ़िए कि हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आपका व्यू खाली एक हिस्टोरियन जैसे होना चाहिए। मैं ये बार बार बोल चुका हूं, आप खाली एक रूलर के एंगल से सोचिए। आप रूलर है, रूलर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने किंगडम को एक्सपैंड करना। अब वो कैसे एक्सपैंड हो रहा है, हिंदू से कि मुस्लिम से कि चालाकी से कि बिना चालाकी से, बहुत किस तरह से कर रहा है, इससे क्या मतलब? अकबर ने किया, राजपूत को मिला लिया, पता था कि ये योद्धा क्लास है, लड़ाई में बैटल में हमेशा काम देंगे, वो दे रहे थे। पोस्टिंग दे दी उनको अफगानिस्तान। अफगान से जो लड़ाई चल रही थी वो राजपूत संभाल रहे थे। अकबर को कोई टेंशन ही नहीं, बीच में क्या चल, बीच में रह रहा है अपना आराम से। गेटिंग दिस पॉइंट? राजपूत पॉलिसी, फर्स्ट मैरिज अलायंस, सेकंड ऑटोनॉमस स्टेट। तो अकबर ने कहा ठीक है, इनको सम्मान भी दो और उनको लड़ाई भी, योद्धा भी, ये योद्धा है तो उनको लड़ने के लिए भेज दो। एंड अकबर वॉज एंजॉइंग, ठीक है। बाद में आप देखेंगे कि जो इतने भी मैक्सिमम राजपूत रूलर्स थे
वो लोग जो है उनका सीट बहुत पीसफुल सेटलमेंट जो है वो अकबर के साथ हो जाता है। बहुत पीसफुल सेटलमेंट है, ऐसा नहीं है कि राजपूत हार गए या कुछ था, बहुत पीसफुल सेटलमेंट था और जो है अच्छा एग्रीमेंट जो है वो दोनों के बीच हो गया। अब राजपूत के अकबर के कोर्ट में जो है दो लोग आए और कहे कि हमको नौकरी चाहिए, हम लोग राजपूत हैं, हम योद्धा हैं, हमको लड़ना है। तो अकबर ने कहा कैसे मैं मान जाऊं कि तुम राजपूत हो। तो दोनों लोग तलवार निकालते हैं, अपनी आपस में लड़ने लगते हैं और आपस में फिर मार देते हैं एक दूसरे को, मर जाते हैं। फिर अकबर कहता है कि हाँ तुम लोग सच में राजपूत थे। तो देखिए राजपूत, इनके लिए मौत खिलवाड़ है, इनके लिए मौत कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। आप राजपूत लेडीज को देखिए, जौहर कर रही थी, उनको मरने में फर्क नहीं पड़ रहा, उनका आत्मसम्मान, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो ऐसा क्लास आपको कहीं मिलेगा और ऐसे लोग आपके साथ हैं तो उनको जोड़ के रखिए। ये अकबर ने कर दिया। पहला रीजन कि अकबर द ग्रेट क्यों कहलाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखिए उसका आप। क्लियर? राजपूत पॉलिसी क्लियर। सेकंड जो स्टेप अकबर ने लिया बहुत इंपॉर्टेंट था और वो थी इसकी रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी, अब जब मैं रिलीजियस पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूं तो इसमें मैं आपके साथ 4 चीजें डिस्कस करूंगा, 4 थिंग्स। फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट। अब इसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी कि सबको खुश रखना है, ये इसका मेन पॉइंट था। समझ रहे हो आप चीज को? देखिए इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या थी कि अगर मैं मुसलमान को खुश रखूंगा हिंदू दुखी हो जाएगा, हिंदू खुश रखूंगा मुसलमान दुखी हो जाएगा, तो सबको खुश रखना है। इसकी रिलीजियस पॉलिसी ऐसी थी, इसलिए ये बहुत सेक्युलर इंसान था, दीन से इस्लाम से दूर था, बहुत मतलब पास था लेकिन इस तरह का ऑर्थोडॉक्स नहीं था। ठीक है? तो पहला स्टेप जो उसने रिलीजियस पॉलिसी में लिया, फर्स्ट स्टेप वाज इन्विटेशन टू रिलीजियस इंटेलेक्चुअल्स। उसने रिलीजियस इंटेलेक्चुअल्स को इन्विटेशन देके बुलाया कि भैया आओ और मुझे दीन के बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट इस्लाम। अब देखिए ये खाली स्टेप थी कि इंटेलेक्चुअल्स को खुश करने का, वरना अकबर, हिज नाना वॉज ऑलरेडी अ सेंट, हमीदा बानो वॉज द डॉटर ऑफ अ सेंट, सूफी सेंट। तो अकबर का नाना ऑलरेडी सेंट है, उसको सब पता था, लेकिन ये नॉर्मल एक स्टेप था उसका कि हम इंटेलेक्चुअल्स को खुश कर दें। क्लियर? नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, he abolished jizya, pilgrimage tax. He abolished these 2 things and he abolished the law of war of prison. Abolished. And abolished what? 3 things. 3 things. First, he abolished law of prisoner of war. मैं समझाता हूं क्या लॉ था ये। दूसरा, abolished pilgrimage tax, and तीसरा abolished jizya. Now please understand, law of prisoner of war क्या था कि जब कोई, अगर मान लीजिए कोई हिंदू अगर हारता है बैटल में, तो उसके पास ये ऑप्शन था कि या तो वो मर जाए, he accepts death, और he gets converted into Muslim। ये लॉ को अकबर ने खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं उसकी स्टेप, ट्राइंग टू अपीज द हिंदूज कि भैया अब ये कोई कानून नहीं है कि आप अगर हार जाते हो तो फिर मैं या तो आप कन्वर्ट करा लूंगा मुस्लिम में या फिर आपको मार डालूंगा। दिस इज नो मोर द लॉ। सो ही एबॉलिश द लॉ ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है? सेकेंड चीज, पिलग्रिमेज टैक्स। 1563 में ही एबॉलिशेस दिस टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स। क्या था इस टैक्स में? अब भैया ये जो सोल्जर्स थे ना, हिंदू सोल्जर्स, राजपूत सोल्जर्स एक्चुअली, उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये गए अकबर के पास कि भैया हमको बहुत टैक्स देना पड़ता है, आधी सैलरी हमारी इसी में चली जाती है, हमारी सैलरी बढ़ाइए। तो अकबर ने कहा सैलरी क्यों बढ़ानी है? सो दे टोल्ड देम कि हमको पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता है। तो अकबर ने कहा आपसे कोई पिलग्रिमेज टैक्स नहीं, हमारे ही आदमी हो, हमारे लिए ही काम कर रहे हो और हम तुम्ही से यहाँ पर वसूलेंगे। नो मोर पिलग्रिमेज टैक्स। ही abolished the pilgrimage tax and then in 1564, अरे ये तो बहुत बड़ा स्टेप लिया उसने, and he abolished जजिया। जजिया मैं आपको बताया हूँ, इट वॉज अ टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स।
लेकिन थोड़ा समझिए जजिया, ये जजिया अबॉलिश करना कितना सही था उसके लिए। देखिए जजिया क्या मैंने बताया आपको, देखिए सोसाइटी में मुस्लिम भी थे, हिंदूज भी थे। अकबर की आर्मी अब जो है वो राजपूत से डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इससे पहले क्या था कि आर्मी पूरी मुस्लिम होती थी। तो जब मुस्लिम आर्मी होती थी तो वो मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करती थी और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करती थी। अब वो मुस्लिम लोग हैं तो उनकी प्रोटेक्शन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, लेकिन जो हिंदूज होते थे उनको अपने प्रोटेक्शन करवाने के लिए जजिया देना पड़ता था। इसको बोलते थे हम जजिया। दिस वॉज द टैक्स दैट वॉज लेविड ऑन दी नॉन मुस्लिम्स। समझ में आया जजिया? पहले क्या होता था, मुस्लिम आर्मी है, हिंदूज को प्रोटेक्ट करवाना है अपने आप को, तो हिंदूज जो है, नॉन मुस्लिम जो है, वो टैक्स देते थे जजिया। लेकिन जब अकबर के अंदर राजपूत पॉलिसी आई और उसकी अकबर की आर्मी अब राजपूत से डोमिनेट कर रही थी, ऑलरेडी हिंदू थे उसकी आर्मी में, तो प्रोटेक्शन के लिए हिंदूज को टैक्स क्यों देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए उसने जजिया को अबॉलिश कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इसके बाद उसने 1575 में 1575 ही एस्टैब्लिश्ड इबादत खाना, वेरी इंपॉर्टेंट, इबादत खाना इन 1575। अब क्या किया उसने एक इबादत खाना खोला और उसने सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं बुलाए, मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, मुस्लिम मौलानास को बुलाया। और जब मुस्लिम मौलाना को बुलाया उसने, तो इनिशियली पहले मुस्लिम्स ही इन्वाइटेड थे, बाद में सारे और रिलीजन्स के लोग भी इन्वाइटेड हो गए। तो जब मुस्लिम मौलाना को बुलाया तो इमीडिएटली जैसे ही मौलाना आए, तो अब जब इंटेलेक्चुअल्स हैं तो उनमें अगर क्लैशेस ना हो, व्यू पॉइंट डिफर ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो इमीडिएटली वहाँ पर दो विंग्स निकल के आ गए, एक लिबरल्स का हो गया और एक एकदम कट्टरपंथी वाले थे, ये दोनों। और कुछ टाइम बाद ये दोनों जो है लड़ने बहुत लगे थे, दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर अकबर को जो है इबादत खाना बंद करना पड़ा कि भैया इसको बंद करो, ये बहुत लोग आपस में लड़ रहे हैं, खामखा का मार करवाएंगे, फर्जी बातें। इबादत खाना इंपॉर्टेंट स्टेप, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हो सकता है आपके लिए कि हु एस्टैब्लिश्ड इबादत खाना। क्लियर? इबादत खाना के बाद उसने जो है एक और चीज बनाई और वो था दीन इलाही। दीन इलाही, अब समझिए इसको। जब इबादत खाना का आउटकम देखा कि यार ये मुस्लिम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, फिर उसने समझा कि भैया कल्चर और रिलीजन अलग अलग चीज हैं। रिलीजन एंड कल्चर आर डिफरेंट थिंग्स। रिलीजन हो सकता है आपका अलग हो, लेकिन आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे होगे वो आपका कल्चर होगा। और इसीलिए फिर उसने क्या किया कि उसने सारे जितने भी रिलीजन थे उन सब रिलीजन्स का उसने जो है एक अच्छी बातें, अच्छी वैल्यूज को सिंथेसाइज कर लिया, एक जगह ले आया और उसको बोल दिया उसने दीन इलाही। दीन यानी रिलीजन के लोग हैं, इलाही हैं आदि रिलीजन्स के, सारे रिलीजन के इलाही थे। लेकिन ये भी फिर दीन इलाही इसका इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, और इसी के नाम पे, दीन इलाही के नाम पे जो उसने शहर बताया था वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद, आज इस शहर को हम लोग जो है वो इलाहाबाद बोलने लगते थे। इलाहाबाद, देखिए ये गलत था। इलाहा मतलब अल्लाह का बाद नहीं है, अल्लाह की शहर नहीं है। इलाहाबाद इलाहियों का शहर है, सूफियों का शहर है। अब देखिए पहले से ये था, इलाहाबाद में संगम भी है, मेला कुंभ लगता है, संगम नगरी है, वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, वहाँ कुंभ भी लगता है, तो वहाँ ऑलरेडी हिंदू सेंट्स आते थे। ठीक है, अकबर ने वहाँ दीन इलाही और बना दिया कि भैया दीन इलाही के लोग आएंगे। तो पहले जो नाम था ना वो इलाहाबाद था, इलाहाबाद नहीं था, अल्लाह का बाद नहीं था। गेटिंग दिस पॉइंट? देखिए यही होता है जब आपको जानकारी नहीं होती है, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल नेम वॉज इलाहाबाद। ठीक है, ये थी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, सब रिलीजन्स को खुश करके चलना। ठीक है, थर्ड जो आती है वो आती है इसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो इसने अकबर ने लैंड रेवेन्यू रख दिया था ना पॉलिसी, उसको आज तक की गवर्नमेंट फॉलो करती है, आज तक की गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही है। पहला स्टेप जो उसने लिया, पहला वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड।
अपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में। दूसरा स्टेप जो उसने लिया, स्पेसिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, स्पेसिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। और तीसरा स्टेप उसने लिया जो आज भी गवर्नमेंट कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये इसके 3 बहुत ही बेसिक स्टेप थे जो इसने लिए। ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो इसने क्या किया कि जो अभी तक, एक तो ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो गई, तो अभी तक जैसे आप देखेंगे कि पहले इनिशियली फ्यूडलिज्म था। ठीक है, फ्यूडलिज्म को खत्म करने के लिए इल्तुतमिश स्टार्टेड दी इक्तदारी सिस्टम, इक्ता, रिमेंबर दी वीडियोस। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने फिर जो बंद था, जो दिक्कतें बंद थी उसको फिर खोल दिया और फिर फ्यूडलिज्म आ जाता है। और मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि जो दिक्कत फिरोज शाह तुगलक ने खोल दिया था उसको बाद में अकबर टैकल करेगा। तो अकबर फिर यहाँ से अपनी लैंड रेवेन्यू, अकबर जो है वो इस प्रॉब्लम को, मतलब फ्यूडलिज्म के प्रॉब्लम को क्रॉस करने के लिए या फिर इससे पार पाने के लिए जो सिस्टम लाता है उसको बोलते हैं हम लोग जागीरदारी सिस्टम। तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है सीधे सीधे कि जागीरदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया और क्या सिस्टम है ये। जैसे फ्यूडलिज्म था, लैंड की ओनरशिप का सिस्टम। ठीक है, इक्तदार आ गया था इल्तुतमिश के टाइम में। फिरोज शाह तो पहले फ्यूडलिज्म था, इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम लेके आया, फिरोज शाह तुगलक फिर उसको फ्यूडलिज्म कर देता है और फिर अकबर जो है उससे फाइट करने के लिए जागीरदारी सिस्टम लेके आता है। समझ में आ गया? अब आप देख रहे हैं अकबर के स्टेप्स। अकबर ने फ्यूडलिज्म को पार पाने के लिए जागीरदारी सिस्टम बनाया। ठीक है, अकबर ने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया की बनाए रखने के लिए दीन इलाही का कॉन्सेप्ट लेके आया। ठीक है, अकबर ने अपनी पॉलिटी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग रखने के लिए राजपूत पॉलिसी बनाई। अब अकबर ने अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रांग करने के लिए एक सिस्टम और लेके आया और वो था एन.ए. धसाला। एंड दिस एन.ए. धसाला वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल जो था ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल, इसलिए इसको हम लोग टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं या फिर धसाला बंदोबस्त कहते हैं, या फिर इसका नाम एक और है जिसको हम बोलते हैं जाप्ती सिस्टम, जाप्ती। ठीक है, टोडरमल जो है ये इसके कोर्ट का एक नौरत्न भी था। अकबर के 9 रत्न थे। ठीक है, जैसे बीरबल उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, अबुल फजल फैजी देवएर्दी सन ऑफ शेख महमूद, फिर टोडरमल था, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खान, मुल्ला दो प्याजा, देवएर्दी 9 रतन ऑफ अकबर। तो अकबर का आप देख रहे हैं स्टेप्स क्या लिए उसने। ये सारे स्टेप्स अकबर के बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसने एग्रीकल्चर सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए एन.ए. धसाला लेके आया, या उसको हम टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, उसको हम धसाला बंदोबस्त भी कहते हैं और उसको हम जाप्ती सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये अकबर की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अपने पॉलिटी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग रखने के लिए अकबर लेके आया राजपूत पॉलिसी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए वो लेके आया दीन इलाही, और उसी के नाम पे उसने शहर बनाया था इलाहाबाद, जिसको बाद में हम लोग इलाहाबाद बोलने लगे। वो एक्चुअली शहर था इलाहियों का, लेकिन उसको बाद में इलाहाबाद बोल दिया गया। फिर उसके बाद उसने फ्यूडल सिस्टम को पार पाने के लिए बनाया जागीरदारी सिस्टम, और अब उसने अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए उसने बनाया एन.ए. धसाला, टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, यहां तक ये अकबर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो तो भाई बहुत ही अलग पॉलिसी अकबर ने बना दी, कोई उसका तो तोड़ ही नहीं था, और वो थी मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सीधे पूछेगा कि ये मनसबदारी सिस्टम कौन लेके आया। ठीक है, लेकिन अगर कहीं समझाने को बोल दिया मेंस में तो वहां के लिए थोड़ा सुन लीजिए। देखिए समझिए होता क्या था कि पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना चाहिए कि अकबर से पहले के राजा का जब टाइम था तो आप देख रहे थे कि यार लोकल रिवोल्ट्स बहुत होते थे। लोकल रिवोल्ट्स, कोई भी अगर आप देखें, गुजरात पर एनेक्सेशन हुआ था हुमायूं के टाइम में, खत्म हो गया, फिर वहाँ लोकल रिवोल्ट हो गया। बंगाल में हुआ, लोकल रिवोल्ट हो गया।
तो सवाल ये उठ रहा है कि यार अकबर से पहले ये लोकल रिवोल्ट्स बहुत हो रहे थे, लेकिन अकबर के आने के बाद ये लोकल रिवोल्ट्स बंद क्यों हो गए? उसका रीज़न था मनसबदारी सिस्टम। अब समझिए क्या था ये सिस्टम। देखिए होता क्या था कि अकबर से पहले जब कोई राजा ऐसे बंगाल को कैप्चर किया, तो जब बंगाल पे कैप्चर होता था तो वो खाली मिलिट्री कंट्रोल होता था, मिलिट्री कंट्रोल, गेटिंग द पॉइंट। सिविल कंट्रोल अभी भी वहां के लोकल लोगों के हाथ में होता था, क्लियर। लेकिन जब अकबर आया तो उसने फिर मनसब अपॉइंट किए। मनसब मतलब होता है पोस्ट। तो अकबर जब आया तो उसने मनसब अपॉइंट किए, मनसबदार अपॉइंट किए, और मनसबदार जो थे वो मिलिट्री कम सिविल ऑफिसर्स थे। मतलब अब उसने दोनों ही पावर्स, मिलिट्री की और सिविल की, एक ही आदमी के अंदर दे दी, जो अभी तक नहीं था। अभी तक अगर अकबर से पहले अगर कैप्चर होता था कोई जगह तो वो सिर्फ मिलिट्री कंट्रोल होता था, वहां पर सिविल कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन अकबर के मनसबदारी सिस्टम के बाद जो मनसबदार था उसके बाद उसके पास मिलिट्री और सिविल पावर दोनों थी। इस वजह से अकबर के आने के बाद लोकल रिवोल्ट्स होना बंद हो गए। तो ये हमारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। राजपूत पॉलिसी, सेकेंड वॉज रिलीजियस पॉलिसी, थर्ड वॉज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, फोर्थ वॉज जागीरदारी सिस्टम, फिफ्थ वॉज एन धसाला, सिक्स्थ इज मनसबदारी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको अकबर के बारे में याद रखने चाहिए वो ये, कभी कभी ऐसे ही पूछता है। तो तुलसीदास जो थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वो इसी के टाइम पे, अकबर के टाइम पे ये थे, ठीक है। अकबर की डेथ होती है और उसको सिकंदरा जो आगरा के पास है वहां पर उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अकबर की डेथ हो जाती है और जो उसका बीरबल उसका वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो जाता है कश्मीर में वहाँ मर जाता है। उसकी लड़ाई जब होती है यूसुफजाई ट्राइब के साथ, यूसुफजाई, उनसे लड़ते वक्त वो मर जाता है। ऑलराइट, बीर सिंह जो है वो अबुल फजल को मार देता है। ये सब चीज़ें थी। अब एक चीज़ और है, वो ये कि अकबर ने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी करवाए थे जो हमको जानने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, 3 तो किले के नाम याद रखिए आप इसके। आगरा फोर्ट वेरी फेमस, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट, 3 फोर्ट। पहला हो गया आगरा फोर्ट, ये अकबर ने बनवाया था। फिर हो गया लाहौर, फिर हो गया इलाहाबाद। किले, यहाँ के किले आप देखेंगे अकबर के बनाए हुए किले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और वो कि जो ये शहर मैं आपको बता रहा हूं ना, फतेहपुर सीकरी, ये भी जो है इसको अकबर ने बनवाया था। अब इसकी कहानी क्या है फतेहपुर सीकरी की? अकबर के पास कोई लड़का नहीं था, तो अकबर ने जो है वो पूछा एक सेंट से, उनका नाम था सलीम चिश्ती, सूफी सेंट सलीम चिश्ती। तो उससे पूछा, मतलब उससे कहा कि भैया मेरा कोई लड़का नहीं है। तो सलीम चिश्ती जो है ही ब्लेस्ड हिम विद अ बॉय, और उस लड़के का नाम रखा गया सलीम, जिसको हम बाद में जहांगीर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो अकबर जो है इस सलीम चिश्ती की प्रेस्टीज में, उसकी इज्जत के लिए अपना कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है आगरा से फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो अकबर का अब लड़का सामने आता है सलीम, जिसको बाद में हम जहांगीर के नाम से पढ़ेंगे, और उसको हम अब अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अकबर के बारे में जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहांगीर जब आएगा तो आप देखेंगे जहांगीर कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपनी गद्दी पे बैठा रहता है, जैसा उसके बाप करके गया था उसको वैसे ही चलने देता है। लेकिन जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, वो कुछ कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश करेगा। और शाहजहां के बाद जब औरंगज़ेब आता है तो वो तो पूरे अपने एम्पायर के, अपने किंगडम के पूरे खंबे हिला के रख देता है, ठीक है। अकबर का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट था कि 1739 में जब बैटल ऑफ करनाल लड़ी जाती है और नादिर शाह जो ईरानियन रूलर होता है और वो मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला उसको हरा देता है, तो 1739 में मुगल्स आर ओवर। लेकिन मुग़लों की गूंज जो है वो 1857 तक रहती है। ये कंट्रीब्यूशन था अकबर का, ठीक है। चलिए इसको आप कॉपी कर सकते हैं, और अगले वीडियो से हम जहांगीर को स्टार्ट करेंगे। ओके।